हेलो एवरीवन, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर मैं दीप्ति सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बेटा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों की मैथ्स की प्रैक्टिस जो है वो प्रारंभ हो चुकी है। हम लोगों ने 5 क्लास को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोगों की 6वीं क्लास है। तो बेटा, पिछली क्लास को देखने के बाद यदि आपको कोई प्रश्न न समझ में आया हो या किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ज़रूर पूछिए। मैं उसका जवाब आपको जल्द से जल्द देने का प्रयास करूँगी। तो चलिए बेटा, बिना देर किए हुए हम अपने आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का ये रहा हम लोगों का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है बेटा कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 748 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अब सबसे पहले बेटा हमें क्या जानना है, हमें जानना है कि क्रमागत सम संख्या यानी सबसे पहले ये क्रमागत संख्या क्या होती है बेटा। तो क्रमागत का मतलब होता है कि लगातार, यानी कहने का मतलब कि एक निश्चित क्रम में बिना किसी अंतराल के एक दूसरे के बाद आने वाली संख्या क्रमागत संख्या होती है, यानी कि जो लगातार संख्याएं होती हैं। तो हमसे पूछा क्या है प्रश्न में, 4 क्रमागत सम संख्या। सम संख्या का मतलब बेटा जो 2 से विभक्त हो जाएं। अब 4 क्रमागत हम कैसे लिख लेंगे, हमने मान लिया कि 4 क्रमागत सम संख्या कौन कौन सी है बेटा। हमने मान लिया कि एक है n, दूसरी है n+2, तीसरी है n+4 और चौथी है n+6। ये हमने n+2, n+4 और n+6 क्यों लिया, क्योंकि अगर हम लोग ये हमसे सम संख्या पूछा है तो अगर हम लोग n की जगह 2 रख दें, तो अगर n की जगह 2 रख दें तो हमारी पहली संख्या 2 हो जाएगी। दूसरी n+2 है तो n की जगह 2 रखेंगे तो 2 + 2 यानी दूसरी संख्या हमारी 4 हो जाएगी। अगर हम n बराबर 2 रख दें तो पहली संख्या हमारी 2 हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारी n+2 यानी 2 + 2 4 हो जाएगी। तीसरी संख्या n+4 है तो n की जगह जब 2 रख देंगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा। और n+6 ये हमारी चौथी संख्या है तो n बराबर जब 2 रख देंगे तो 6 2 8 हो जाएगा। कहने का मतलब कि ये 2 4 6 8 ये लगातार सम संख्या है कि नहीं है। तो क्रमागत मतलब लगातार, और वही प्रश्न में हमसे कहा है। आगे कह रहा है कि का योग 748 है। कहने का मतलब कि ये जो चारों संख्याएं हैं, चारों मतलब ये n हो गया पहली संख्या, प्लस n+2 दूसरी संख्या, प्लस n+4 तीसरी संख्या, प्लस n+6 चौथी संख्या, इन सब का योग, योग मतलब जोड़, यानी इन चारों संख्याओं को जब हम लोग जोड़ रहे हैं तो फिर ये किसके बराबर है, 748 के। ये हमें प्रश्न में दिया है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 748 है। तो हमने वही लिख दिया, चारों संख्याओं को जोड़कर बराबर 748। अब कुछ नहीं करना, अब इसी को हल कर लेना है। हल कैसे करना है बेटा, ये n देखिए, n 1 2 3 4, 4 बार n आया है, यानी n जब 4 बार जोड़ेंगे तो 4n हो जाएगा। प्लस अब अंक में क्या बचा बेटा, यहाँ से 2 4 ये 6, तो 4 2 6 6 6 12 बराबर कितना हो गया 748। अब 4n बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ये हो गया 748। और 12 का जब हम लोग पक्षांतर करेंगे तो 12 का पक्षांतर -12 हो जाएगा। पक्षांतर का मतलब क्या होता है बेटा, चिन्ह का बदलना, यानी 12 जो है बाएं साइड में प्लस में है, जब वो अपने दाहिने जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे बेटा, ये 748 में से जब हम लोग 12 माइनस करेंगे तो आएगा कितना बेटा, 736, यानी 748 में से जब हम लोग 12 निकाल देंगे तो 736 आएगा। तो 4n बराबर कितना आ गया, 4n बराबर आ गया 736। अब n बराबर कैसे निकालेंगे बेटा, n बराबर ये हो गया 736 बटा के 4, बटा 4 कैसे आया बेटा, 4 का हम लोग पक्षांतर किए, यानी 4 n के साथ गुणे में है, जब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में हो जाएगा। अब 4 से जब 736 में भाग करेंगे तो ये 184 बार में कट जाएगा, यानी n का मान कितना आ गया बेटा, 184 बार में कट जाएगा। ये 4 एक 4 और 4 8 32, 4 चौके 16, यानी 184 बार में कट जाएगा। तो n का मान 184 आ गया। और n जो है
हमारी सबसे छोटी संख्या है। n सबसे छोटी कैसे है, ये हमें कैसे पता चला? यहाँ देखिए हम लोग 4 क्रमागत संख्या माने हैं, तो n जो है सबसे छोटा है। सबसे छोटा कैसे है? आगे देखिए n+2 है, यानी जो n का मान है, n का मान जितना आया है उसमें हम लोग जब +2 करेंगे तो n+2 का मान आएगा। तो कहने का मतलब ये जो n है इससे ये 2 ज़्यादा है, और आगे तो 4 और 6 ये तो और ज़्यादा है। तो यानी सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है? n। तो n का मान कितना आया है? 184, यानी कि हमारा 184 जो है वो सही हो जाएगा। 184 सी ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 77। 77 क्या कह रहा है बेटा? कि यदि 3a बराबर 7b बराबर 2c बराबर 5d हो तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान बताना है। अब इसका मैं आपको एक सबसे आसान तरीका बताती हूँ। आसान तरीका मतलब कि ये सॉल्व करने में भी आसान होगा और इसका आंसर भी बहुत जल्दी आएगा। जल्दी कैसे आएगा बेटा? सबसे पहले हमें क्या निकालना है? a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम लोग a, यानी ये हो गया a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर कैसे निकालेंगे? हमें a निकालना है। तो a कैसे निकालेंगे बेटा? ये जो मान दिया है इसमें हम लोग जिसका निकालेंगे मान, यानी सबसे पहले a का निकाल रहे हैं तो a वाली संख्या को हम लोग छोड़ देंगे, यानी a को ढक देंगे। कहने का मतलब अब बचा क्या? b, c और d। तो b, c और d के साथ जिस संख्या का गुणा हुआ है हम वही लिख लेंगे, यानी a वाला जब छोड़ेंगे तो b वाला लिखेंगे। b के साथ कितना है बेटा? 7, तो 7 लिख लेंगे। गुणा के c वाला c में किससे गुणा है? 2 से, और गुणा 5 में d में किससे गुणा है? 5 से। यानी जब a का मान निकालेंगे तो a वाला छोड़कर, यानी a वाला पद छोड़कर हम b, c और d लिख लेंगे। ये a का अनुपात आ गया। आगे अनुपात लगा देंगे। अब b का अनुपात निकालेंगे। तो b का अनुपात कैसे निकालेंगे बेटा? जब हम लोग b का निकालेंगे तो ये b वाली संख्या हम लोग ढक लेंगे। b ढकने का मतलब क्या हुआ कि b के साथ 7 है तो 7 छोड़ देंगे। अब a वाला लिखेंगे तो a में कितना है? 3 गुणा ये b वाला हम लोग छोड़ देंगे मान, क्योंकि b का मान निकाल रहे हैं तो b वाली संख्या छोड़ देंगे। बचा कितना? c 2 है और d 5 है, लिख लेंगे। आगे अनुपात, अब हम c का अनुपात निकाल रहे हैं। तो जब c का अनुपात निकालेंगे बेटा तो ये c वाला संख्या छोड़ेंगे। तो जब c छोड़ेंगे तो यानी a, b और d हमें लिखना है। तो a कितना है बेटा? 3, b के साथ कौन है? 7 और d के साथ कौन है? 5। अब बेटा क्या करेंगे आगे? अब d वाला मान जब निकालेंगे तो ये d को छोड़ देंगे, यानी d को ढक लेंगे। तो ये तीनों बचेगा। तीनों में कौन कौन सा है? 3 गुणा के 7 गुणा 2। ये हमारा a, b, c, d आ गया। अब आगे कुछ नहीं करना है, आगे गुणा कर लेना है। ये हो गया 7 गुणा 2 गुणा 5 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 70 अनुपात 3 गुणा 2, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30। ये अनुपात, ये 3 गुणा के 7 गुणा के 5, ये आएगा बेटा 105। और अनुपात 3 गुणा के 7 गुणा के 2, 7 3 21 गुना 42, ये 42 आ गया। कहने का मतलब कि ये हमारा जो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d था वो कितना आ गया बेटा? 70 अनुपात 30 अनुपात 100 अनुपात 105 अनुपात 42। ये हमारा a, b, c, d का मान आ गया। तो ये किस ऑप्शन में है बेटा? 70, 30, 105 और 42। 70, 30, 105, 42, ये बेटा बी ऑप्शन होगा। यहाँ ये थोड़ा गलत टाइप हो गया है, ये 52 है लेकिन यहाँ 42 होगा। तो आप लोग इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। तो अब अगले प्रश्न पे चलते हैं बेटा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 78। 78 कह रहा है बेटा कि 6 + 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर बटे 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर।
अब इसको आप लोग दो तरीके से हल कर सकते हैं। दो तरीके से कैसे हल करेंगे, दोनों आसान है, आप दोनों में जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर लीजिए। सबसे पहला तरीका हम लोग क्या देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बेटा मान लेते हैं कि a बराबर हमने मान लिया 6 और b बराबर हमने मान लिया 5। अब आगे क्या करना है बेटा, ये 6 यानी 6 की जगह हम लोगों को a रखना है, तो ये हम लोग लिख लेंगे a और 5 की जगह b लिख लेंगे का होल स्क्वायर प्लस ये 6 है तो 6 की जगह हम लोग a लिखेंगे माइनस b की 5 की जगह b लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर है बटे में नीचे 6 का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर है तो b का स्क्वायर। अब आगे क्या करना है बेटा, अब हम लोग इस फॉर्मूले को विस्तार में लिखेंगे, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है उसको हम लोग बड़े में लिखेंगे, इसका विस्तार करेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब a माइनस बी को हम लोग विस्तार करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और नीचे बटा के a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2ab प्लस में है और यहाँ 2ab माइनस में है। मैंने आपको बताया था कि अगर संख्या समान हो, चिन्ह अलग अलग हो तो वो संख्याएं आपस में कट जाती हैं। अब आगे क्या बचा बेटा, ये देखिए यहाँ a स्क्वायर है और यहाँ a स्क्वायर है, कहने का मतलब एक a स्क्वायर ये है और एक a स्क्वायर a है, तो दोनों a स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएंगे 2a स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ b स्क्वायर है, यहाँ b स्क्वायर है, तो दोनों मिलकर हो जाएंगे 2b स्क्वायर। नीचे क्या है बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हर में है तो ये हम लोग लिख देंगे। अब आगे क्या होगा बेटा, इसमें देखिए 2 कॉमन है, यानी इसके अंश में 2 कॉमन है, दोनों संख्या में है, तो 2 कॉमन लेने के बाद जब हम लोग 2a स्क्वायर में 2 से भाग करेंगे तो ये बचेगा a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर में जब 2 से भाग करेंगे तो बचेगा b स्क्वायर। अब नीचे क्या बचा बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हम लोग लिख लेंगे। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कट गया, बचा कितना 2, यानी इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आया 2 किस ऑप्शन में है बेटा, ऑप्शन ए में, यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे हम लोग बेटा दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा ये हो गया, ऊपर जो 6 प्लस 5 दिया है तो 6 5 जोड़ेंगे तो 6 5 11 का स्क्वायर प्लस ये 6 में से 5 को निकालेंगे, यानी 6 माइनस 5 है तो 6 में से जब 5 को निकालेंगे तो 1 बचेगा, तो आगे कितना आ गया 1 का स्क्वायर, नीचे कितना है ये 6 का स्क्वायर है और प्लस 5 का स्क्वायर है। अब आगे क्या करना है बेटा, 11 का वर्ग जब हम लोग करेंगे तो 11 का वर्ग आएगा 121, आगे 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा और नीचे 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आएगा प्लस 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा। अब आगे क्या करना है बेटा, 121 में जब 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 122 और 36 में जब 25 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 61, यानी जब 122 में 61 से भाग करेंगे तो ये बेटा 2 बार में कट जाएगा, तो वापस से हमारा आंसर 2 आ गया, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 79 क्या कह रहा है बेटा, ये प्रश्न कह रहा है कि यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब ऐसे डॉट डॉट प्लस 10 का क्यूब बराबर 3025 हो तो 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 20 का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको कैसे हल करेंगे बेटा, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें प्रश्न में दिया है कि a क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब ऐसे 10 क्यूब तक का मान 3025, ये हमें प्रश्न में दिया है, और आगे दिया है कि 2 क्यूब 4 क्यूब 6 क्यूब ऐसे 20 क्यूब तक दिया है। अब बेटा क्या करेंगे, ये जो 2 3 4 वाली संख्या है, ये 2 4 6 वाली, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग 2 का क्यूब कॉमन कर लेते हैं, ये 2 का क्यूब कॉमन कर लेते हैं। अब कॉमन ली हुई संख्या, कॉमन का मतलब क्या होता है बेटा कि जो संख्या हम कॉमन लिए हैं उससे सभी संख्याओं में भाग करते हैं, तो 2 के क्यूब में जब 2 से क्यूब से भाग करेंगे तो 1 बचेगा
प्लस है ये एक जो अकेले है इसका क्यूब हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि एक का गुणा चाहे जितनी बार करें आएगा एक ही। अब आगे बेटा क्या है, आगे है 4 का क्यूब। 4 के क्यूब में जब 2 के क्यूब से भाग करेंगे तो आएगा बेटा 2 का क्यूब। अब 2 का क्यूब कैसे आया, ये 4 का क्यूब है, यानी कहने का मतलब 4 का क्यूब जो है उसको हम लोग 4 गुणा 4 गुणा 4 यानी 4 3 बार है, तो 4 3 बार लिख लिए। इसमें हमें भाग कितने से करना है, 2 की पावर 3 से, यानी 2 का गुणा 3 बार। तो 2 की पावर 3 से हम लोग गुणा कर दिए, यहाँ नीचे भाग कर दिए। तो अब 4 ये हो गया बेटा 4 का क्यूब और ये हो गया 2 का क्यूब। अब भाग देने के बाद देखिए क्या बचा, ये 2 दूनी 4, 1 4 कट गया और ये 2 दूनी 4। अंश में कितना बचा बेटा, 2 गुणा के 4, यानी ये जो 2 गुणा के 4 बचा है इसको हम लोग 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बचा क्या, 2 3 बार बचा है, तो यानी ये 2 की पावर 3 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार। तो ये जो 3 बार 2 आया है इसको हम लोग 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, यानी जब इसमें भाग दिए तो आया कितना, 2 की पावर 3, वही मैंने यहाँ लिखा है। अब आगे क्या करेंगे बेटा, आगे है 6 की पावर 3। अब 6 की पावर 3 में जब 2 की पावर 3 से भाग करेंगे तो सेम जैसे अभी मैंने 4 को काटा है ऐसे ही 6 को जब काटेंगे बेटा तो ये आएगा 3 का क्यूब। अब ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि अभी जैसे मैंने 4 का क्यूब किया वैसे ही 6 का क्यूब, जब 6 के क्यूब में 2 के क्यूब से भाग करेंगे तो आएगा 3 का क्यूब। ऐसे सेम आगे चलता जाएगा। प्लस ये जो 20 का क्यूब है इसमें जब हम लोग 3 के क्यूब से भाग करेंगे बेटा तो आएगा 10 का क्यूब। 10 का क्यूब कैसे आया, सेम ऐसे ही जैसे मैंने 4 की पावर 3 से भाग किया था, 4 की पावर 3 में जब हम लोग 2 की पावर 3 से भाग किए थे जैसे, ऐसे ही हम लोग 20 के पावर 3 में 2 की पावर 3 से जब भाग करेंगे तो 10 के पावर 3 आ जाएगा। अब करना क्या है बेटा, नीचे ये बराबर हो गया 2 की पावर 3, ये बीच में गुणे का चिन्ह है तो हम लोग गुणे का चिन्ह लगा देंगे। अब ये देखिए ये सीरीज क्या बन गई, 1 की पावर 3, 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3, ऐसे ऐसे चला गया कहाँ तक, 10 की पावर 3 तक। और इसका मान जो है हमें ये प्रश्न में दिया है कितना, 3025। तो इसके स्थान पर हम लोग कितना रख देंगे बेटा, 3025 रख देंगे। अब आगे क्या करना है, आगे ये 2 की पावर 3 जो है इसका मान 8 हो जाएगा। 8 कैसे हुआ बेटा, 2 की पावर 3 को हम लोग 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार लिख सकते हैं, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 2 की पावर 3 का मान कितना आ गया, 8 गुणा के ये 3025 है तो इसको ऐसे लिख लेंगे। अब 3025 में जब हम लोग 8 से भाग करेंगे बेटा तो ये आएगा 24,200, यानी 3025 में जब 8 से गुणा करेंगे, 3025 में 8 से गुणा करने के बाद कितना आएगा, ये 24,200, यानी हम 24,200 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, यानी कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 80। 80 क्या कह रहा है बेटा, चित्र में वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, 2 जीवाएँ ए बी जो है वो सी डी के समांतर है, यानी ए बी ये सी डी के समांतर है। आगे कह रहा है कि ओ पी, ये ओ पी ये लंब है ए बी पर, और उसके आगे कह रहा है कि ये ऊपर ओ क्यू जो है वो सी डी पर लंब है, और ए बी की लंबाई 6 सेंटीमीटर दिया है, यानी कहने का मतलब ये ए से बी तक की लंबाई हमें 6 सेंटीमीटर दिया है, और सी डी 8 सेंटीमीटर, ये सी डी 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आगे पी क्यू की लंबाई पूछ रहा है, ये पी क्यू की लंबाई हमसे पूछ रहा है। अब इसमें करना क्या है बेटा, सबसे पहले ए बी बराबर कितना दिया है, ए बी बराबर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, यानी ये ए बी 6 सेंटीमीटर है तो ए पी कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ए पी 3 कैसे हुआ बेटा, ये ए पी जो है वो 3 हो जाएगा। 3 कैसे हुआ बेटा, ये ए बी जो है इस पर लंब है ओ पी, यानी वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब जो है ए बी को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो जब ए बी 6 सेंटीमीटर है तो ए पी किसका होगा, कितना हो जाएगा, 6 का आधा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा।
ऐसे ही सी डी हमें 8 सेंटीमीटर दिया है। ये सी डी हमें कितना दिया है बेटा? 8 सेंटीमीटर। तो सी क्यू कितना हो जाएगा? 4। 4 कैसे हुआ कि ओ क्यू सी डी पर लंब है, यानी ये भी 2 बराबर भागों में काट रहा है सी डी को। तो जब सी डी 8 है तो सी क्यू 4 हो जाएगा। अब हमें प्रश्न में क्या दिया है बेटा कि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या क्या होती है बेटा? वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी हमारी त्रिज्या होती है। तो वृत्त का केंद्र ये O है। हमने मान लिया कि वृत्त का केंद्र जो O है उससे परिधि तक की दूरी, हमने वो परिधि मान लिया ये A पॉइंट। यदि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी हमें कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। यानी ये OA हमारी क्या हो गई? त्रिज्या। यानी OA बराबर हमें कितना मिल गया? 5 सेंटीमीटर। ये AP हमें मिल गया बेटा कितना? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर अभी मैंने आपको बताया, ये AB 6 है तो AB का आधा AP है, AP 3 हो जाएगा। तो आप सबसे पहले ये OAP ये वाला त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले हम यहाँ से OP की वैल्यू निकालते हैं। OP कैसे निकलेगा बेटा? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आप सभी को पता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बेटा? कर्ण का वर्ग जो है वो आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब कि पाइथागोरस प्रमेय से ये OA स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा? AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा। तो OA का स्क्वायर हमें दिया है कितना? 5, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। AP हमें दिया है 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस हो गया OP स्क्वायर। तो अब आगे क्या होगा बेटा? ये हो गया 5 5, सबसे पहले हम OP लिख लेते हैं। OP स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ये हो गया 5 5 25, और ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, और 9 का पक्षांतर हम लोग करेंगे तो -9 आएगा। यानी कि 3 का स्क्वायर पहले 9 हो जाएगा, और 9 का पक्षांतर करेंगे तो 9 जब अपने बाएं जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब 25 में से जब हम लोग 9 माइनस करेंगे बेटा तो आएगा 16। अब 16 आया तो OP बराबर 16 आ गया। 16 को हम लोग 4 का वर्ग लिख सकते हैं। तो वर्ग से वर्ग कटा, यानी OP बराबर कितना आ गया? 4। तो हमारी OP की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 4। अब हम यहाँ नोट करके लिख लेते हैं, हमारी OP की वैल्यू कितनी आई है? 4 सेंटीमीटर। अब OP हमें मिल गया। अब अगर हम OQ निकाल लें तो हमें P से Q तक की दूरी मिल जाएगी। OQ कैसे निकालेंगे बेटा? त्रिज्या हमें दिया है 5 सेंटीमीटर, यानी ये जो केंद्र है, केंद्र O से परिधि तक की दूरी हमारी त्रिज्या होती है। कहने का मतलब अगर हम लोग C से O तक की दूरी देखें तो ये हमारी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। और CQ हमें कितना पता था? 4। 4 कैसे आया था बेटा? ये CD हमें 8 दिया है, तो CQ जो है CD का आधा है, तो वो 4 हो जाएगा। अब फिर से हमें देखिए ये OCQ, ये हमारा फिर से समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो अब यहाँ हम फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाने का मतलब ये हो जाएगा बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से OC का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा CQ का स्क्वायर और प्लस OQ का स्क्वायर। अब OC हमें कितना दिया है बेटा? 5 का स्क्वायर बराबर CQ दिया है हमें 4 का स्क्वायर और प्लस OQ हमसे पूछा है, यानी OQ हमें निकालना है। अब यहाँ से OQ क्या आ जाएगा बेटा? ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और ये 4 का स्क्वायर जो है ये 16 हो जाएगा। 4 गुणा 4 16 हो जाएगा। 16 का पक्षांतर जब हम लोग करेंगे तो 16 माइनस में हो जाएगा। कहने का मतलब 16 प्लस में था, जब ये अपने बाएं जाएगा तो 16 माइनस में हो जाएगा। अब 25 में से जब हम लोग बेटा 16 माइनस करेंगे तो आएगा कितना? 9। यानी 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 का वर्ग, 3 3 के 9। तो ये OQ स्क्वायर है। अब स्क्वायर से स्क्वायर कटा, यानी कि बचा कितना बेटा? OQ बराबर कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। कहने का मतलब कि OP बराबर 4 सेंटीमीटर आ गया और OQ बराबर 3 सेंटीमीटर आ गया। ये हमने इस त्रिभुज से निकाला, दोनों त्रिभुज से। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे PQ की लंबाई पूछा है। PQ यानी ये जो, कहने का मतलब ये जो PQ है बेटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग OP प्लस
ओ क्यू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि पी से क्यू तक की दूरी, ये अगर हम ओ पी और ओ क्यू को जोड़ दें तो ये हमारी पी से क्यू तक की दूरी आ जाएगी। तो ओ पी कितना दिया है 4 और प्लस 3 दिया है ओ क्यू, तो 4 और 3 जब जो हम लोग जोड़ेंगे तो 7 सेंटीमीटर आएगा। यानी कि पी से क्यू तक की दूरी हमारी कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, यानी कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा प्रश्न संख्या 81 देखते हैं। 81 क्या कह रहा है, 3.5 समकोण में डिग्रियों की संख्या है। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है बेटा, 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि एक समकोण जो है उसका मान 90 अंश होता है, यानी 90 अंश का जो कोण होता है उसे समकोण कहते हैं। तो हमसे पूछा क्या है, 3.5 समकोण में डिग्रियों की संख्या। तो 3.5 में हम लोग सबसे पहले 3 समकोण को निकाल लेते हैं, उसके बाद आधा समकोण निकाल लेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। यानी सबसे पहले 3 समकोण का मान निकालते हैं। तो 3 समकोण, यानी ये जो 3 समकोण बराबर कितना हो जाएगा बेटा, एक समकोण कितना होता है 90 अंश का। तो एक समकोण 90 और 3 समकोण का मतलब 90 गुणा के 3, तो ये हो गया 9 त्रिक 27, यानी 270 डिग्री का हो गया। 3 समकोण जो आया वो कितना आया 270 अंश का हो गया। अब आगे हम आधा समकोण निकाल ले रहे हैं। आधे का मतलब 1/2 समकोण निकाल ले रहे हैं। तो 1/2 समकोण कैसे निकलेगा बेटा, एक समकोण कितने का होता है 90 अंश का होता है। तो आधे का मतलब 90 में 1/2 से गुणा जब कर देंगे तो ये हमारा आधा आ जाएगा। तो 90 में जब हम लोग 1/2 से गुणा करेंगे तो आएगा 45 अंश। अब 3 समकोण का मान कितना आ गया 270 और आधे समकोण का मान कितना आ गया बेटा 45 अंश। अब हमें 3.5 पूछा है, यानी ये 3 और आधा जब हम लोग मिला देंगे तो 3.5 हो जाएगा। तो 3.5 में 3 और आधा मिलाने का मतलब क्या हुआ कि ये 270 में प्लस 45 कर देंगे तो ये हमारा 3.5 आ जाएगा। ये 3 समकोण का मान है, ये आधे समकोण का मान है। तो 3 और आधा जब जोड़ देंगे तो 3.5 आ जाएगा। तो 270 में जब हम लोग 45 जोड़ेंगे बेटा तो आएगा 315 अंश। यानी 3.5 समकोण का मान कितना आ गया 315 अंश। और 315 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 82 क्या कर रहा है बेटा, पार्श्व आकृति द्वारा ज्ञात करें कि यक्ष का मान क्या है। ये हमें आकृति दिया हुआ है, इससे हमें यक्ष की वैल्यू पता करनी है। तो अब देखते हैं कि ये जो आकृति बनी है ये कैसे बनी है, मतलब इसका ये कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले ये लाइन जो खींची गई है इसका हम लोग मिलान करते हैं। सबसे पहले एक देखते हैं, ये एक की जगह तो यक्ष है, ये तो हमें निकालना है। अब आगे देखते हैं कि ये 2 के सामने 8 है, यानी 2 का क्या करें कि 8 आ जाए। तो बेटा 2 का अगर हम लोग क्यूब कर दें, यानी ये 2 का क्यूब कर दें तो 8 आ जाएगा। जी हाँ 8 आ जाएगा। 8 कैसे आया बेटा, 2 का क्यूब का मतलब कि 2 का गुणा 3 बार, और 2 का गुणा जब हम लोग 3 बार करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 आ गया, यानी ये हमारा सही है। अब आगे क्या है बेटा 3 है, 3 संख्या दी हुई है। अब संख्या 3 का भी हम लोग क्यूब करके देखते हैं। तो 3 का क्यूब जब करेंगे तो 3 का गुणा, क्यूब का मतलब 3 का गुणा 3 बार, यानी 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी यहाँ देखिए ये 3 के सामने क्या आ गया 27, यानी कि हमारा ये भी सही है। अब आगे 4 है, तो 2 का क्यूब हमने जब किया तो 8 आया, 3 का क्यूब हमने किया तो 27 आया। अब आगे 4 का क्यूब करके देखते हैं। तो 4 का क्यूब मतलब 4 गुणा 4 3 बार, 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी 4 के सामने जो संख्या है वो 64 आ गई, यानी ये भी सही हुआ। कहने का मतलब ये 2, 3, 4 का जब हम लोगों ने क्यूब किया तो आगे संख्याएं हमें मिलती गई, यानी ये क्यूब को फॉलो कर रहा है। तो ऐसे ही हम लोग को 1 का क्यूब करेंगे। तो 1 का क्यूब जब करेंगे तो 1 का क्यूब कितना आएगा, 1 का क्यूब का मतलब 1 का गुणा 3 बार, तो 1 का गुणा 1 में चाहे जितनी बार करें 1 ही आएगा, यानी कि यक्ष का मान कितना आ गया बेटा 1। 1 किस ऑप्शन में है,
ऑप्शन ए में, यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 83 क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 किससे विभाज्य है। अब 4 की पावर 61 का मतलब कि 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 हमें 61 बार करना है। ऐसे ही प्लस 4 गुणा 4 गुणा 62 बार करना है, प्लस 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 63 बार करना है। फिर जितना आएगा उसको जोड़ना है। अब बेटा इतना लंबा जब हम लोग करेंगे तो करने को तो कर लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में जब करेंगे तो जब तक ये हम गुणा करेंगे तब तक तो पेपर ख़त्म हो जाएगा, तो प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे। तो इतना डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सबसे सिंपल तरीका देखते हैं। सिंपल क्या है बेटा, अब सबसे पहले ये 4 की पावर 61, 4 की पावर 62 और 4 की पावर 63 जो है, सबसे पहले हम लोग इसमें से 4 की पावर 61 कॉमन कर लेते हैं। 61 कॉमन करने का मतलब क्या हुआ बेटा कि 4 की पावर 61 इस संख्या में भी है, 4 की पावर 61 इसमें भी है, 4 की पावर 61 इसमें भी है। कहने का मतलब कि अब हम लोग जो कॉमन ले लिए हैं उसका भाग देंगे। तो 4 की पावर 61 में जब 4 की पावर 61 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट के 1 बचेगा। ये कटा कैसे है, जैसे 4 की पावर 61 है तो ये 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा ये हम लोग 61 बार लिखेंगे, 61 बार लिखेंगे बटा 4 की पावर गुणा 61 है तो 4 गुणा 4 गुणा 61 बार करेंगे तो ये 61 बार 4 जो है वो 61 बार 4 नीचे कट जाएगा। तो बचा कितना बेटा, 1 बचा। अब आगे क्या करेंगे, आगे 4 की पावर 62 है। अब 4 की पावर 62 में जब हम लोग 4 की पावर 61 से भाग करेंगे, अब ये जो 4 की पावर 62 है बेटा इसको हम लोग 4 की पावर 61 गुणा के 4 लिख सकते हैं। कैसे लिखा मैंने ये 4 की पावर 61 गुणा के 62, मैंने आपको बताया है पिछले क्लास में कि यदि बेटा आधार समान हो तो घात जुड़ जाती है। कहने का मतलब ये जो 4 है ये आधार समान है, यानी दोनों का आधार कितना है 4, और ये 4 की पावर 1 हम लोग लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आधार समान है तो घात जुड़ेगी, घात जोड़ने का मतलब 4 की पावर 61 है प्लस 1, तो 4 की पावर 61 में जब 1 जोड़ेंगे 61 में तो 62 हो जाएगा, यानी 4 की पावर 62 हो जाएगा। तो 4 की पावर 61 गुणा 4 लिख सकते हैं। इसमें जब हम लोग 4 की पावर 61 से भाग करेंगे, ये जो कॉमन लिए हैं, तो 4 की पावर 61 से 4 की पावर 61 कट गया, बचा कितना 4, तो आगे हम लोग 4 लिख लेंगे। अब 4 की पावर 63 सेम वैसे ही ये हम लोग 4 की पावर 61 गुणा ये 4 की पावर 2 लिख सकते हैं बटा 4 की पावर 61, ये इससे भाग देंगे तो 4 की पावर 61 से 4 की पावर 61 कटा, बचा कितना 4 की पावर 2। 4 की पावर 2 का मतलब 4 गुणा के 4, यानी 4 चौक के 16। अब आगे क्या करना है बेटा, ये हो गया 4 की पावर 61, ये तो है ही ऐसे लिख देंगे, ये बीच में गुणा है गुणा लगा देंगे। अब 16 प्लस 4 प्लस 1 करेंगे तो 16 4 20 1 21, ये हो गया 21। अब बेटा क्या करना है, अब ये जो 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 दिया है, यह जो है 4 की पावर 61 गुणा 21 से पूरा का पूरा विभाज्य हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो संख्याएं दी हुई हैं ये 4 की पावर 61 गुणा 21 से पूरा पूरा कट जाएंगी। अब 4 की पावर ना तो 4 की पावर 61 ऑप्शन में दिया है और ना ही 21 ऑप्शन में दिया है। अब हम क्या करें, अब आगे क्या करना है बेटा, ये 4 की पावर 61 तो ऑप्शन में दिया नहीं है, अब 21 को ऐसा तोड़िए, मतलब इसका ऐसा खंड कीजिए कि ये ऑप्शन में दिख जाए। तो 21 का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो इसको बेटा हम लोग 3 गुणा के 7 लिख सकते हैं, 7 त्रिक 21। कहने का मतलब कि ये जो 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 है, ये 4 की पावर 61 से भी पूरा पूरा कट जाएगा, ये 3 से भी पूरा पूरा कट जाएगा और ये 7 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। 3 और 7 से क्यों कटा, क्योंकि 21 जो है वो उसको हम लोग 3 गुणा के 7 लिख सकते हैं। अब 4 की पावर 61, 21, 3 और 7, इनमें से देखिए कि ऑप्शन में कौन सी संख्या दी हुई है, तो इसमें से 3 जो है ये ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन जो है बी वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 जो है इन संख्याओं को विभक्त कर देगा।
तो चलिए बेटा अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बेटा, 84 क्या कह रहा है बेटा कि 9 ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होंगे। अब सबसे पहले ट्राईसाइकिल क्या होता है बेटा, ट्राईसाइकिल में 3 पहिए होते हैं। जो 3 पहिए वाली गाड़ी होती है उसको हम लोग ट्राईसाइकिल बोलते हैं। तो ट्राईसाइकिल यानी 3 पहिए वाली गाड़ी। अब ये 9 ट्राईसाइकिल हमसे पूछा है, तो एक ट्राईसाइकिल में यानी ये जो एक ट्राईसाइकिल है, एक ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होंगे, 3। अभी मैंने बताया कि ट्राईसाइकिल का मतलब होता है बेटा 3 पहिए वाली गाड़ी। तो जब एक ट्राईसाइकिल में 3 पहिए होंगे तो 9 ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होंगे बेटा, एक में कितना हुआ 3, तो 9 में कितना होगा 3 गुणा के 9, 9 तिया 27, यानी 9 ट्राईसाइकिल में 27 पहिए होंगे। ये 27 कैसे आया, एक ट्राईसाइकिल में, ट्राईसाइकिल का मतलब होता है 3 पहिए वाली गाड़ी। तो एक ट्राईसाइकिल में 3 पहिया हुआ, तो 9 ट्राईसाइकिल में कितना हुआ 3 गुणा के 9, यानी 9 तिया 27। 27 किस ऑप्शन में है बेटा, ऑप्शन सी में, यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 85 क्या कह रहा है बेटा, भिन्न को आरोही क्रम में सजाने का विन्यास है। यानी ये जो भिन्न दिया है हमें, ये हमें आरोही क्रम में लिखना है और फिर उसके बाद देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब भिन्न को आरोही क्रम में सजाने के लिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ, और आप लोग भी अपने जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। अब बेटा क्या करना है आरोही क्रम में सजाने के लिए, सबसे पहले हमें हर का गुणनखंड लेना है। अब हर का गुणनखंड यानी हर कितना है 8, 6, 3 और 9। अब बेटा 8, 6 और 3 का 9 यानी 8, 6, 3 और 9, इसका गुणनखंड करना है हमें। तो गुणनखंड सबसे पहले 2 से काटेंगे, देखिए 2 से कट रहा है कि नहीं। तो 2 चौके 8 और ये 2 तिया के 6, ये 3 नहीं कटेगा बेटा, 3 ऐसे लिख लेंगे, 9 ऐसे लिख लेंगे। आगे ये 2 दूना के 4, ये 3 और 3 नहीं कटा, 9 नहीं कटा। फिर 2 से 2 एकन्नम 2, ये 3 हुआ, ये 3 हुआ, ये 9 हुआ। कहने का मतलब 2 से हम तब तक काटेंगे जब तक कि वो संख्या पूरी की पूरी ना कट जाए। तो अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से काट रहे हैं बेटा, तो ये 1 लिख लेंगे, ये 3 एकन्नम 3, ये 3 एकन्नम 3 और ये 3 तिया के 9। वापस से 3 से काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा। अब गुणनखंड कितना आया बेटा, ये 2, 2, 2, 3, 3, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तिया 72। अब 72 यानी कि इसका जो है गुणनखंड करने के बाद हमें वैल्यू कितनी मिली 72। अब 72 हम लोग क्या करेंगे बेटा, 72 क्या करेंगे, अब ये जो संख्या दिया हुआ है 3/8, ये 3/8। अब ये जो भिन्न वाली संख्या हमें दी हुई है इसमें हम लोग सारे भिन्न में 72 से गुणा करेंगे। 72 से गुणा करेंगे तो उसको आरोही क्रम में सजाने को हम लोगों को मिल जाएगा। कैसे, 3/8 है, इसमें हम लोग गुणा 72 करेंगे। आगे बेटा कितना है, आगे है 1 मिनट जगह नहीं है, ये इसका हमें गुणनखंड मिल गया था 72। अब 72 से जब सब में गुणा करेंगे तो ये 3/8 गुणा 72 हो गया बेटा, और ये 5/6 है, इसमें गुणा 72 हो गया। आगे 2/3 है, इसमें गुणा 72 हो गया, और आगे 5/9 है, इसमें गुणा के 72 हो गया। अब ये बेटा कट गया, 8 9 के 72, और ये 6 से जो है 72 कटा, 12 6 72, 12 बार में, और ये 3 से 72 कटा बेटा, ये 3 दूना के 6 और 3 चौके 12, 24 बार में कटा, और ये 9 से 8 बार में कटा 72। अब 9 का गुणा 3 में, 9 तिया 27, ये 5 का गुणा 12 में, 12 25 60,
और ये 24 का गुणा 2 में 24 दूना के 48 और ये 5 अट्ठे 40। कहने का मतलब हमें संख्या क्या मिल गया, 27, 60, 48 और 40। हमें सजाना किस क्रम में है, आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है बेटा, बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम जैसे पहले हम लोग सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा। अब 27, 60, 48, 40 लिखने से काम नहीं चलेगा। चलेगा कैसे काम, सबसे छोटा हमें लिखना है। तो सबसे छोटा कौन सा है बेटा, 27। और 27 किसके स्थान पर आया है, 3/8 के स्थान पर। यानी हम सबसे पहले लिख लेंगे 3/8। अब दूसरे नंबर पे सबसे छोटा कौन सा है, 40। हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। तो 27 से बड़ा कौन है, 40। अब 40 किसके स्थान पर आया है बेटा, 5/9 के स्थान पर। यानी दूसरा हम क्या लिखेंगे, 5/9। तीसरे स्थान पर आया है बेटा 48। 48 कौन सी संख्या के स्थान पर आया है, 2/3 के स्थान पर। तो 2/3 लिख लेंगे। अब चौथे स्थान पर क्या है, 60। 60 किसके स्थान पर आया है बेटा, 5/6 के स्थान पर। यदि इस भिन्न को हमने आरोही क्रम में सजा दिया तो 3/8, 5/9, 2/3, 5/6। ये किस ऑप्शन में है बेटा, 3/8, 5/6, 5/9, 2, ये है ऑप्शन सी। यानी कि ऑप्शन सी जो है वो हम लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 86। 86 क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है कि 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा में मान है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लिखना है 496 और 318 का योग पूछा है। योग का मतलब होता है जोड़। यानी 496 में 318 को जोड़ो, उसके बाद बताओ कि इसका निकटतम सैकड़ा में मान क्या है। तो ये जब 496 में 318 जोड़ेंगे बेटा तो 8 6 14, 9 1 10 1 11 और ये 8, 4 3 7 1 8। ये कितना आ गया बेटा, 814। यानी 496 को जब हम लोग 318 में जोड़े तो आया 814। हमसे पूछा है कि निकटतम सैकड़ा में मान। अब 814 जो है वो 800 और 900 के बीच में है। कहने का मतलब ये जो 814 हमें मिला है ये 800 और 900 के बीच में है। हमसे सैकड़ा में मान पूछा है ना, तो सैकड़ा में 800 आएगा इसके पहले और इसके बाद में 900 आएगा, तो इनके बीच में है। अब निकटतम सैकड़ा का मान पूछा, यानी 800 जो है वो इन दोनों में किसके निकट है, यानी किसके करीब है। तो 814 800 के करीब, ज़्यादा करीब है। 900 काफ़ी दूर हो जाएगा इससे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 800। 800 किस ऑप्शन में है बेटा, ऑप्शन सी में। यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 87। 87 क्या कह रहा है बेटा, दो प्राकृतिक संख्याएं 6:11 के अनुपात में है। यदि इनका लस 462 हो तो इनका मस बताना है। अब सबसे पहले बेटा हमें जब ये संख्याएं माननी होंगी तो हम यक्स यानी अनुपात जब हम लोगों को मानना होता है, ये अनुपात हमें मान दिया रहता है अनुपात का, इसको हम लोग यक्स के साथ मानते हैं। और अनुपात ये यूनिट में होता है। कहने का मतलब ये जो 6:11 है इसको जब हम लोग संख्या में मान लेंगे कि ये संख्याएं हैं तो हमने मान लिया कि वो संख्या 6x और 11x है। यानी जब अनुपात को संख्या में मानते हैं तो यक्स के साथ मानते हैं, क्योंकि ये यूनिट बताता है। 6 और 11 यूनिट बता रहा है, तो यक्स के साथ इसको मानना है। अब प्रश्न में क्या दिया है कि इनका जो है लस 462 है। ये 462 इनका लस है और मस दिया है, ज्ञात करना है। तो हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि ये जो 6x और 11x है, कहने का मतलब ये संख्या है बेटा, ये क्या है, संख्या है। और हमने मान लिया कि 6x और 11x यानी और 11x का मस, ये मस हमने मान लिया कितना, यक्स है। ये हमने मान लिया। हमने क्या माना, सबसे पहले हमने माना कि वह संख्या 6x और 11x है, क्योंकि संख्याएं यक्स के साथ मानी जाती हैं। और आगे हमने मान लिया कि 6x और 11x का मस यक्स है। लस हमें दिया है 462।
तो अब हमें क्या करना है बेटा, हमें सूत्र लगाना है। सूत्र कौन सा लगाना है कि संख्याओं का लसा गुणे संख्याओं का मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यानी कहने का मतलब ये हम लोग सूत्र लगा रहे हैं कि संख्याओं का लस गुणा मस, संख्याओं का मस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब संख्याओं का लस हमें दिया है कितना, 462 गुणे संख्याओं का मस हमने माना है यक्स। अब आगे क्या करना है बेटा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो ये पहली संख्या दूसरी संख्या ये दोनों संख्याएं हमारी कितनी है, 6x और 11x। यानी ये 6x गुणा के 11x हो जाएगा। अब आगे क्या करना है बेटा, आगे कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करने का मतलब कि ये जो है 11 छक्का 66, यानी ये 11x और 6x जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 66, 11 छक्का 66 और x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे क्या करना है बेटा, ये हो जाएगा 462 बराबर राइट साइड में आया है 66 यक्स स्क्वायर, और इस यक्स का जब हम लोग पक्षांतर करेंगे तो यक्स देखिए 462 के साथ गुणे में है, जब इसका पक्षांतर होगा तो ये भाग में हो जाएगा। तो ये 2 यक्स है, ये 1 यक्स है, यानी 1 यक्स कट जाएगा। बचेगा कितना है बेटा, ये 66 यक्स बचेगा। अब यक्स बराबर कितना आ जाएगा, ये यक्स बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ये 462 हुआ बटा के 66। बटा के 66 कैसे आया बेटा, यक्स के साथ 66 गुणे में है, जब इसका हम लोग पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में हो जाएगा। अब 66 से जब 462 में भाग करेंगे तो ये 7 बार में कट जाएगा। यानी 462 में जब 66 से भाग देंगे तो 7 बार में ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 7। और हमसे प्रश्न में पूछा है इनका मस बताना है। तो मस हमने मान रखा था यक्स, हमने मस मान रखा था यक्स। यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7। यानी इन संख्याओं का ये जो 6x और 11x है इनका मस कितना आएगा बेटा, 7। तो 7 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। यानी कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 88 क्या कह रहा है बेटा, व्यंजक x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के गुणनखंड है। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, ये देखिए ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो ये बेटा x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, ये है कि नहीं। x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है बेटा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो ये जो संख्या हमें दी है ये देखिए x स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर यहाँ दिया है और माइनस 2xy यहाँ दिया है। कहने का मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आगे दिया है बेटा जेड स्क्वायर, तो आगे हम लोग जेड स्क्वायर लिख लेंगे। अब एक देखिए आगे क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। बेटा ये हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिख सकते हैं। कैसे, ये a की जगह x माइनस वाई है और z जो है b की जगह है, यानी ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। अब a की जगह हम लोगों को x माइनस वाई रखना है, तो a प्लस बी जब लिखेंगे तो x माइनस वाई ये a की जगह आ गया और प्लस b यानी प्लस z एक ब्रैकेट में हो गया और दूसरे ब्रैकेट में हो गया a माइनस बी। तो a की जगह क्या है, x माइनस वाई और b की जगह कितना है बेटा, माइनस z। अब ये a प्लस बी एक ब्रैकेट में हो गया, a माइनस बी एक ब्रैकेट में हो गया, यानी ये x माइनस वाई प्लस जेड और x माइनस वाई माइनस जेड जो आया है ये इस व्यंजक का गुणनखंड है। और ये किस ऑप्शन में दिया है बेटा, x माइनस वाई प्लस जेड, ये ऑप्शन बी में दिया है। देखिए अब इसको आप ऐसे x माइनस वाई माइनस जेड ये पहले लिख सकते हैं और x माइनस वाई प्लस जेड बाद में लिख दें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 89 क्या कह रहा है बेटा, यदि x बराबर 2 हो तो x प्लस 2 और x माइनस 2 का मान बताना है।
अब ये तो सबसे आसान सवाल है, इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं। अगर दे सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए इसका आंसर। अब यक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। यक्स की वैल्यू कैसे पुट करेंगे बेटा, ये है यक्स प्लस 2, तो यक्स की जगह 2 हमें दिया है, तो ये हो जाएगा 2 + 2 एक ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा 2 - 2 दूसरे ब्रैकेट में। तो ये हो गया 2 + 2 4, ये बीच में गुणे का चिन्ह होता है, गुणे का चिन्ह लगा देंगे, और ये 2 - 2 करेंगे 0 आ जाएगा, 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। सॉरी, इसमें तो ऑप्शन ही गायब है बेटा, कोई बात नहीं, इसका आंसर 0 आएगा। 0 हम किसी भी ऑप्शन में लिख लेते हैं, वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको आप लोग a² + b² से भी हल कर सकते हैं। जैसे ये एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b, तो अगर इसको a² + b² सॉरी a² - b² करेंगे तो x² हो जाएगा, -b², 2 का स्क्वायर, x की जगह 2 रखेंगे 4, और ये 2, तो 2 दूना के 4 -2 दूना के 4, 4 0 आ गया। ऐसे भी आप लोग हल कर सकते हैं a² - b² के फॉर्मूले से। तो चलिए बेटा अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 90। 90 क्या कह रहा है बेटा, ये 90 यानी कि हम लोगों का आज का आखिरी प्रश्न है। अब आखिरी है तो इसका जवाब आप लोग दे ही दीजिए कमेंट बॉक्स में। 90 क्या कह रहा है बेटा कि एक आदमी 24 मीटर पश्चिम की ओर फिर 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है, तो उसकी प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी क्या होगी। अब सबसे पहले दिशा का ज्ञान आप लोगों को होगा ही, अगर नहीं है तो हम एक दिशा ऐसे बनाएंगे, ये होता है बेटा ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ये ऐसे दिशा होता है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक आदमी, मान लीजिए मैंने मान लिया कि यह एक आदमी है। अब आदमी क्या कर रहा है, ये आदमी है। अब आदमी कह रहा है कि पश्चिम की ओर 24 मीटर चलता है, यानी आदमी यहाँ खड़ा है, तभी मैंने आपको बताया कि पश्चिम पीछे होता है। ये पश्चिम कितना चला, 24 मीटर चला। अब आदमी पहुँच गया यहाँ, ये हम लोग मान ले रहे हैं ए, ये हम लोग मान ले रहे हैं बी, यानी आदमी पहुँच गया बी पॉइंट पे। अब क्या कह रहा है कि फिर 10 मीटर उत्तर की तरफ चलता है, यानी जब ये बी पॉइंट पे था तो ये उत्तर चला कितना, 10 मीटर। अब पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी, यानी ये प्रारंभिक बिंदु ए है, ये जहाँ पहुँचा वो हमने सी मान लिया, तो हमसे ए और सी की दूरी पूछ रहा है, यानी प्रारंभिक बिंदु ये ए पॉइंट है, उससे हम उसकी दूरी यानी ए से सी तक की दूरी पूछा है। अब बेटा ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज से क्या हुआ कि अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाएंगे बेटा, ये सी ए यानी ए सी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार ए बी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर। अब ए सी हमें निकालना है, ए बी कितना दिया है बेटा 24 यानी कि 24 का स्क्वायर, प्लस बी सी हमें दिया है कितना 10 यानी 10 का स्क्वायर। अब ए सी का स्क्वायर कैसे निकलेगा बेटा, 24 का वर्ग, 24 का वर्ग मतलब 24 गुणा के 24, तो 24 का वर्ग जब हम लोग करेंगे तो आएगा 576, प्लस 10 का वर्ग करेंगे बेटा तो आ जाएगा 100। अब 576 में जब हम लोग 100 जोड़ेंगे तो आएगा 676। ये बेटा आ गया ए सी स्क्वायर की वैल्यू, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, ये जो 676 है इसको हम लोग 26 का वर्ग लिख सकते हैं, क्योंकि 26 का वर्ग जब आप लोग करेंगे 26 गुणा के 26 तो आएगा कितना 676, तो स्क्वायर से स्क्वायर कटा यानी ए सी बराबर, ये स्क्वायर हट जाएगा बेटा, ए सी बराबर कितना आ जाएगा 26। यानी कहने का मतलब कि ए सी बराबर आ गया 26, ये ए सी की लंबाई कितनी आ गई 26। हमसे पूछा कितना है कि प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी यानी ए से सी तक की दूरी कितनी आ गई 26 मीटर, तो 26 किस ऑप्शन में है बेटा, ऑप्शन बी में, यानी कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बेटा आज हम लोगों ने 15 प्रश्नों को हल किया। 15 में से आप लोग बताइए कि आपने कितने प्रश्नों के जवाब सही दिए हैं, और प्लीज़ आप लोग क्लास जब देखा करिए तो साथ साथ प्रश्न को ज़रूर लगाया करिए।
इससे क्या होगा कि इससे आपकी प्रैक्टिस मजबूत होगी। और अगर बेटा आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जब मेरी अगली क्लास आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक नई क्लास में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। आप सभी का बहुत बहुत